हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने 1858 के भारत सरकार अधिनियम के संबंध में अध्ययन किया था और 1858 के अधिनियम के अंतर्गत कंपनी का जो शासन था वह समाप्त हो जाता है तथा सम्राट का शासन, क्राउन का शासन हमारे देश में प्रारंभ होता है। और इसके साथ ही साथ 1858 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विशेष रूप से अपने पक्ष में करने के लिए, देशी नरेशों को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीयों के संबंध में अनेक प्रकार की बातें कही गई थीं। इसके साथ साथ प्रथम वायसराय की नियुक्ति 1858 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही साथ आज के इस क्लास में हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को देखेंगे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत मुख्य रूप से फिर से ब्रिटेन के द्वारा कौन कौन से प्राविधान किए गए थे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख बातें क्या क्या कही गई थी। सबसे पहला बात यह है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, इसकी सदस्य संख्या 4 के स्थान पर 5 कर दी गई। अर्थात जब वायसराय की नियुक्ति की गई थी तो वायसराय की नियुक्ति के समय उसके कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्यों की संख्या थी वह 4 थी, परंतु भारत शासन अधिनियम 1861 के अंतर्गत इसके परिषद की सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। इनमें से 3 ऐसे व्यक्तियों को रखा गया जो 10 वर्षों का सेवा करने का अनुभव भारत में प्राप्त था। इसके साथ साथ जो चौथा सदस्य था, उस चौथे सदस्य को विधि का ज्ञाता जो व्यक्ति था, अर्थात उसको इसमें स्थान दिया गया था। भारत का प्रधान सेनापति उसका 5वां एवं साधारण सदस्य होता था। तो इस तरह से वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 5 सदस्यों को स्थान दिया गया। इसके साथ ही साथ अगली जो बात है वह है, परिषद की बैठक किसी प्रांत में होगी तो उसका जो गवर्नर होगा वह भी उस बैठक में क्या करेगा, भाग लेगा। अर्थात यह वायसराय जो होता था यह केंद्रीय परिषद का प्रमुख होता था और जितने भी प्रांत थे उन सभी प्रांतों में गवर्नर होते थे। तो जब यह वायसराय किसी प्रांत में यदि बैठक करेगा तो उसके साथ साथ उस प्रांत का जो गवर्नर होगा वह भी उस बैठक में क्या करेगा, भाग लेगा। इसके बाद से अगली जो बात है वह है, वायसराय तथा अथवा गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी परिषद में कम से कम 6 अथवा अधिक से अधिक 12 अतिरिक्त सदस्यों को 2 वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत करने का अधिकार भी होगा। अर्थात वायसराय इसके साथ साथ गवर्नर जनरल को अपनी अपनी कार्यकारिणी परिषद में मिनिमम 6 सदस्य और मैक्सिमम 12 सदस्यों को मनोनीत करने का भी अधिकार दिया गया, जिनका कार्यकाल कितना रखा गया, 2 वर्ष रखा गया। उनमें से कम आधे को अनिवार्यता गैर सरकारी तथा कुछ को भारतीय होना जरूरी था। इस तरह का प्राविधान किया गया था इस अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद से अगला जो प्रमुख रूप से प्राविधान है वह है कि मनोनीत सदस्यों के अधिकार सीमित होंगे, उन्हें केवल परामर्श देने का ही अधिकार होगा। ध्यान दीजिएगा,
यानी कि जो मनोनीत सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्य थे, उन सदस्यों को कार्यकारिणी परिषद में स्थान तो दिया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो परामर्श दे सकते थे, अन्य किसी प्रकार का जो है कि कोई काम नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ कहा गया कि न तो वह प्रश्न पूछ सकते हैं और न ही कार्यपालिका की आलोचना ही कर सकते हैं। उन्हें वायसराय की पूर्व अनुमति के बिना, जैसे दिया हुआ है कि देसी नरेश के संबंध में, सरकारी ऋण के संबंध में, मालगुजारी के संबंध में, विदेशी संबंध में, धार्मिक मामलों के संबंध में या सेना के संबंध में विधेयक प्रस्तुत करने का भी अधिकार नहीं था। अर्थात सिर्फ और सिर्फ गैर सरकारी सदस्यों को कार्यकारिणी परिषद में स्थान तो दिया गया था, लेकिन उन्हें किसी तरह का कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। उसके बाद से अगली जो विशेषता है, अगला जो प्रमुख इसका प्राविधान है, वह है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में केवल विधायी अधिकार होगा। ध्यान दीजिएगा, जो वायसराय का जो कार्यकारिणी परिषद था, जिसमें मैंने अभी बताया कि 5 प्रमुख रूप से मेंबर थे, करा कि केवल विधायी अधिकार होगा। वह ब्रिटिश भारत के सभी स्थानों, सभी व्यक्तियों के लिए विधि का निर्माण करेगा, कानून बनाएगा और वायसराय की स्वीकृति के बाद ही कोई विधेयक कानून का रूप धारण करेगा। उसे निषेधाधिकार का और असामान्य परिस्थिति में 6 महीने के लिए अध्यादेश भी जारी करने का क्या है, अधिकार प्राप्त है। निषेधाधिकार मतलब मना करने का भी अधिकार उसको दिया गया था। इसके साथ साथ 6 महीने का अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। इसके साथ साथ उसके द्वारा स्वीकृत विधेयक को रद्द करने का जो अधिकार था वह किसके पास था, ब्रिटेन क्राउन के पास था, अर्थात ब्रिटिश सम्राट के पास प्राप्त था। तो इस तरह से इस विधेयक के ये कुछ प्रमुख प्राविधान रहे। इसके साथ ही साथ अगला जो प्राविधान है वह है कि अपनी अनुपस्थिति में परिषद की बैठक की अध्यक्षता के लिए किसी व्यक्ति को मनोनीत करने का वायसराय को अधिकार होगा। वायसराय अगर मान लीजिए कि कहीं किन्हीं कारणों से किसी बैठक में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उसको यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी व्यक्ति को अपने स्थान पर मनोनीत कर सकता है और वह उस बैठक की अध्यक्षता भी कर सकता था। इसके साथ साथ अगला जो प्रमुख कार्य था, प्रमुख बात थी, वह है कार्य के सुचारू रूप से संचालन के लिए वह समय समय पर कानून बना तथा परिषद के प्रत्येक सदस्य को विशेष कार्य अथवा विभाग सौंप सकता था। इसके साथ ही साथ इस व्यवस्था ने भारतीय शासन में विभागीय पद्धति की भी शुरुआत की थी। तो इस तरह से इस शासन अधिनियम 1861 के तहत हमने देखा कि धीरे धीरे भारतीयों की जो भूमिका है वह परिषद के अंतर्गत बढ़ती चली जा रही है। इस अधिनियम के अंतर्गत गैर सरकारी सदस्यों को विशेष रूप से कोई अधिकार, कोई महत्व बहुत प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी भारतीयों को इस कार्यकारिणी परिषद में स्थान दिया गया। यह एक शुभ संकेत था, शुभ शुरुआत थी और इस तरह से यह अधिनियम अपना काम करता है। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।